रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क को यूक्रेन के बखमूत का दौरा करने का न्योता दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि एलॉन मस्क उनके बुलावे पर एक बार रूस के कंट्रोल वाले बखमूत जरूर आएंगे, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में एलॉन मस्क ने ट्विटर पर उनसे बखमूत के बारे में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि अब एलॉन मस्क को खुद ही बखमूत आकर वहां की सैर करनी चाहिए, क्योंकि मेदवेदेव का मानना है कि रूस ने बखमूत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वहां आने के बाद एलॉन मस्क को बखमूत पर किए उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हालांकि एलॉन मस्क ने अब तक उनके इस ट्वीट पर कोई जवाब नहीं दिया। इधर रूस ने सुमे पर फिर से खतरनाक हमला कर दिया और वहां रहने वाले 5 समुदायों को निशाना बनाया। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया और जानकारी दी गई कि रूस की ओर से गोले बरसाए गए, जिसमें एक आदमी घायल हो गया और भारी नुकसान भी हुआ। रूस लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है और यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूक्रेन की सेना रूस के सामने घुटने टेक दे। सुमे में हुआ खतरनाक अटैक उसी का हिस्सा है। सुमे यूक्रेन से लगने वाले रूस के बॉर्डर के उत्तर पूर्वी इलाके में है और इस पर कब्जा पाने के लिए रूस लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि अप्रैल 2022 में उसने रूस के कब्जे से सुमे के कुछ हिस्सों को आजाद करवा लिया था, जिसके बाद से ही रूस उन पर वापस कब्जा पाने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने सीमा से लगे उसके इलाके पर हमला कर दिया। जेलेंस्की की सेना के हमले में 8 लोग घायल हो गए और वहां भारी नुकसान हुआ। रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने उसके ग्राइवरन शहर पर बम बरसाए। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद का वीडियो भी रूस की सेना ने जारी किया, जिसमें एक मकान में भारी गोलाबारी के निशान नजर आए और मकान की छत टूटी दिखी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी खेतों और इमारतों के ऊपर धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले से इनकार किया। इस बीच रूस ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कड़े कदम से बचने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई। FATF वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखती है और रूस को डर है कि अगले महीने तक FATF उसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है, जिसके बाद रूस के लिए दूसरे देशों से डिफेंस और बिजनेस डील करने में मुश्किल हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की पाबंदियों की वजह से रूस की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर FATF के मोर्चे पर भी उसे राहत नहीं मिली तो उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पहले से ही इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सदस्यता खो चुका है। ऐसी स्थिति में रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वकालत करे, जिससे दुनिया में उसकी छवि सुधर सके। इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही अगले 4 दिन यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से पूरी तैयारी के साथ आने की अपील की, क्योंकि मौसम विभाग ने केदारनाथ में आने वाले 4 दिनों यानी 26 मई तक तेज बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान जताया और इसके साथ ही केदारनाथ धाम समेत पूरे रुद्रप्रयाग में तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम को देखते हुए केदारनाथ प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी ने फिर लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि इस दौरान हीट इंडेक्स 51 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। हीट इंडेक्स में तापमान के साथ साथ हवा की नमी को भी मापा जाता है और 51 डिग्री सेल्सियस के हीट इंडेक्स का मतलब यह है कि दिल्ली में तापमान इससे कम तो है, लेकिन लोगों को 51 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सुबह से हल्की बारिश होने का अनुमान जताया, जिसकी वजह से अगले 4 से 5 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इधर प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन्स जारी किए गए। गुजरात की अहमदाबाद की अदालत ने केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी समन्स जारी किए और दोनों को 7 जून को कोर्ट में पेश होने को कहा। ये समन्स गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 23 मई को पेश होने के लिए समन्स किए गए थे, लेकिन दोनों में कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। ये मामला PM की डिग्री पर अपमानजनक बयान से जुड़ा है। उधर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक शुरू हो गई, जिसमें संगठन के मुखिया ने दुनिया को अगली महामारी से सावधान किया। उन्होंने 2 टूक कहा कि दुनिया को आने वाली महामारी से बचने के लिए तैयारियों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने इसी वजह से बयान दिया कि दुनिया को आने वाली अगली महामारी को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उस पर पहले से बातचीत करने और तैयारियों को आगे बढ़ाने का ये सही समय है। WHO की तरफ से कोरोना पर जारी आपातकालीन स्थिति को कुछ ही दिन पहले खत्म कर दिया गया है और इस बीच स्विट्जरलैंड के जिनीवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की सभा की शुरुआत हो गई, जो 10 दिनों तक चलेगी। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा में अवैध पटाखों से विस्फोट का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां के मालदा के इंग्लिश बाजार में भी एक पटाखा दुकान में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बंगाल के मालदा के इंग्लिश बाजार में हुई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे एक पटाखे की दुकान में जबरदस्त धमाका हुआ और फिर आग लग गई।
और देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 दिन पहले भी पश्चिम बंगाल के एग्रा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी और 12 लोगों की जान चली गई थी। और इस बार पटाखों की दुकान जल उठी। दमकल विभाग ने बताया कि दुकान में बड़ी मात्रा में विस्फोटक थे, जिसकी वजह से उन्हें आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच यूरोपियन यूनियन और दक्षिण कोरिया ने मिलकर किम जोंग उन की टेंशन बढ़ा दी। यूरोपियन यूनियन ने यह ऐलान किया कि वो दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा रहेगा। यानी किम जोंग उन के लिए दक्षिण कोरिया को धमकी देना अब आसान नहीं होगा। असल में दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में एक बैठक हुई, जिसमें यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस बैठक में रूस यूक्रेन जंग के साथ दक्षिण कोरिया की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई, क्योंकि लंबे समय से किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को धमकी दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया लगातार कई तरह की घातक मिसाइलों का परीक्षण कर अपनी ताकत दिखा रहा है। बताया गया कि इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने दक्षिण कोरिया को और ज्यादा समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इधर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर कश्मीर सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। कश्मीर सिंह को आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ की एक अहम कड़ी बताया जाता है। और NIA के सूत्र तो ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। गैंगस्टर कश्मीर सिंह पर लुधियाना बम धमाके में शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही उस पर पंजाब में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिसके बाद NIA ने कश्मीर सिंह पर शिकंजा कसने के लिए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया। गैंगस्टर कश्मीर सिंह लुधियाना का रहने वाला है और आरोप है कि वो कई आतंकी घटनाओं में भी शामिल रहा है। उधर दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो ट्वीट कर दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पुलिस सिसोदिया को लेकर जाती नजर आई। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को दुष्प्रचार बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में ED की तरफ से दायर केस में मनीष सिसोदिया की रिमांड 1 जून तक बढ़ा दी। इधर नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह पर सियासी बवाल शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने तमाम नेताओं और मेहमानों को निमंत्रण भेजने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ पार्टियों ने केंद्र सरकार को उद्घाटन समारोह पर घेर लिया और प्रधानमंत्री पर क्रेडिट लेने का आरोप लगा दिया। रविवार को होने वाले लोकार्पण समारोह के इन्विटेशन कार्ड की तस्वीर भी सामने आई। कार्ड पर प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर का नाम लिखा गया है, लेकिन TMC ने रविवार को कार्यक्रम रखे जाने पर सवाल उठाए और कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। We are totally opposed to the Prime Minister operating the new Parliament bill. हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सफाई भी दी। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? नई संसद का उद्घाटन 28 जून को दोपहर 12 बजे रखा गया है। संसद का मानसून सत्र नई संसद में ही होगा। इस बीच चीन से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां ऑनलाइन गेम में हारने पर एक लड़के ने 7 बोतल शराब पी ली, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्योंकि उस लड़के को ऑनलाइन गेम में हारने पर 7 बोतल शराब पीने की सजा मिली थी, जिसे वो सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम के दौरान पीने लगा और 12 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। दावा है कि इससे पहले भी चीन में ऑनलाइन गेम के चलते लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साल 2021 में भी एक लड़के की मौत ऑनलाइन गेम की वजह से हुई थी। कुछ ऐसा ही 2018 में भी हुआ था, जहां एक लड़के को कुकिंग ऑयल पीने की सजा मिली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उधर चीन के मीडिया ने दावा किया कि चीन अब अंतरिक्ष में अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी में जुट गया है। वो जल्द ही अमेरिका की तरह ही अपने नागरिकों को अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा और इसके लिए चीन ने सफल ट्रायल किया और वो कुछ दिनों में अपने शिनजोंग अंतरिक्ष यान को स्पेस में भेजने वाला है, जिसमें चीन के नागरिक सवार होंगे। ये दावा चीन की स्पेस एजेंसी ने किया। इससे पहले अगस्त 2022 में चीन ने गंसू प्रांत में मौजूद जोचिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था, जिसके बाद से ही चीन अंतरिक्ष में बड़े मिशन की तैयारी में जुट गया था। क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट अंतरिक्ष के सफर पर यात्रियों को लेकर रवाना हो गया। ऐसे में चीन ने इसे चुनौती के तौर पर लिया, क्योंकि वो इस मामले में भी अमेरिका की बराबरी करना चाहता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिकी राज्य मोंटाना के खिलाफ केस कर दिया। असल में मोंटाना राज्य के गवर्नर ने कुछ दिन पहले ही टिकटॉक पर बैन लगाने का फैसला लिया था और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए टिकटॉक ने मोंटाना राज्य के खिलाफ केस कर दिया। हालांकि कानूनी तौर से ये फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, लेकिन दावा है कि इसी फैसले के खिलाफ टिकटॉक मोंटाना राज्य की एक अदालत पहुंच गया। कुछ दिन पहले ही मोंटाना राज्य के गवर्नर ने टिकटॉक पर अमेरिकी लोगों के डेटा चोरी करने का आरोप लगाते हुए इस ऐप पर बैन का ऐलान किया था। हालांकि टिकटॉक ने आरोप को गलत बताते हुए साफ किया कि वो किसी भी तरह का डेटा चीन की सरकार के साथ साझा नहीं कर रहा।